नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। स्वच्छ भारत हमारा कार्यक्रम जिसमें एक ही बात हम आपसे बार बार कहते हैं कि हमें भारत को स्वच्छ बनाना है और हमें मतलब आपको, हमको, हम सबको मिलकर इस लक्ष्य को 2019 तक हासिल करना है। और उसी दिशा में क्या क्या प्रयास हो रहे हैं उससे अवगत कराने के लिए हम लेकर आते हैं आपके पास रिपोर्ट्स और बताते हैं आपको कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। और आपको ये भी मालूम है कि हम तकनीकी स्तर पर जो काम हो रहे हैं उससे भी आपको अवगत कराते हैं। इसके अलावा स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं हम विशेषज्ञों को जो जानकारी देते हैं कि तकनीक की बात हो, अलग अलग क्षेत्रों की बात हो, तो भारत को स्वच्छ बनाने की दिशा में किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। आज इस क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है उत्तम बैनर्जी जी को, जो IIT दिल्ली से जुड़े हुए हैं और स्वच्छ मिशन की जब बात करते हैं कि भारत को स्वच्छ बनाना है उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। तो आपका स्वागत है उत्तम जी सबसे पहले कार्यक्रम में। और कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं, गांधी जी ने जो कहा था कि मल जल थल, ये जो एक थियोरी है इसको समझना बेहद ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे देशवासी स्वस्थ रहें और जो स्वच्छता का ये मिशन है ये अपने अंजाम तक पहुँचे। इसी से बातचीत शुरू करते हैं। गांधी जी की जो ये बात थी मल थल और जल, हाँ जी, बहुत ही छोटी सी बात लगती है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस सिलसिले में महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप साइंटिफिकली इस चीज़ को देखेंगे तो अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो तकनीकी क्षेत्रों में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, किए गए हैं पहले भी, जो इन तीनों चीज़ों को ये कोशिश करती है कि ये अलग अलग रहें, एक साथ ना मिलें जी। अभी दुर्भाग्यपूर्ण अगर चीज़ आप देखेंगे, हमारे जो शहरों में जो स्थिति है वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं और ये ट्रीटमेंट प्लांट में जा रही हैं। ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो पहले से ही बहुत सारा उन पे लोड है, तो ये ट्रीट नहीं हो पाती हैं। ये ट्रीट नहीं हो पाती हैं और 80 से 90% जो आपके घर का जो वेस्ट है वो सीधे आपके नदियों में जा रहा है और नदियों को दूषित कर रहा है। तो अगर अभी आप दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली जैसे शहरों में, जब किसी भी शहर में आप चले जाएं, वहाँ पे अगर आपको ब्लू नीला पानी अगर आपको स्रोत कहीं दिख जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। सारे काले हो चुके हैं, नीला कुछ रहा ही नहीं है। तो यही कोशिश होगी कि अगर इन तीनों को मिलने न दिया जाए तो हमारी नदियाँ भी सुरक्षित रहेंगी, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। जी, लेकिन इसमें जब हम बात करते हैं, आपने जो कहा कि जल और मल की जो बात है उनको नहीं मिलना चाहिए, हम देखते हैं कि उमूमन ये नाहा करते करते समस्या अपनी जगह वहीं खड़ी है। और जब थल से उसके मिलने की बात है तो वो कहा जाता है कि अपने आप में सही है, उससे बहुत फ़ायदे हैं। वो क्या है? थल की जब बात आती है तो उसमें फ़ायदे तब होते हैं जब आप मल और मूत्र से कीटाणुओं को निकाल दें। अगर हम कीटाणुओं को नहीं निकालते हैं तो वो कीटाणु वापस से थल से वापस जल में और फिर हमारी बॉडी में आ जाते हैं। तो फिर बहुत सारे स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो उनको थल से मिलने या जल से मिलने से पहले हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि उसमें से हम जीवाणुओं या कीटाणुओं को निकालें, उनको अलग करें, उसके बाद आप इसको थल में मिलाएं, उसके बाद आप इसको एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करें, तो बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। जी, अगर तकनीक की बात करें तो इनोवेशंस की बात करें तो क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं इस दिशा में? बहुत सारी कोशिशें की गई हैं पहले भी, अभी भी चल रही हैं। इस पे बहुत सारे शोध किए जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एक पर्टिकुलर तकनीक की बात करूं तो उसमें DRDO है, जिनकी एक बहुत ही अच्छी तकनीक है, जो आपके जो मल और मूत्र हैं उनमें एक अलग से एक कीटाणु ऐड करते हैं, जीवाणु ऐड करते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं वो। उनके लिए मल मूत्र एक तरीके से उनके लिए एक खाना है। तो वो इसको खाते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं और उसके बाद आपका जो उससे जो आउटपुट निकलता है, जो उससे बाहर निकलता है, वो पानी निकलता है, जिसको आप वापस से किसी न किसी प्रकार में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस तरीके से बहुत सारी तकनीकें हैं जिसमें से हम जिनका उपयोग करके हम जो आपका मल और जल है इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं और इन दोनों को अलग करने के बाद हम इसको थल में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। आम जनमानस की बात करते हैं तो शायद उन लोगों को इतनी जानकारी ही नहीं है, इतनी जागरूकता ही नहीं है कि हम जब मल की बात करते हैं तो शौचालय जो है वो पानी से कितनी दूरी पे होना चाहिए, ये थोड़ा सा ख्याल रखा जाए कि वो सीवेज में पानी कहाँ जा रहा है, पानी में मिल तो नहीं रहा। तो हम अपने निजी स्तर पे इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं कि 10 मीटर की दूरी पे जैसे होना चाहिए कहा जाता है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि ओपन डेफिकेशन होना ही नहीं चाहिए। इसके विषय में क्या कहेंगे आप? तो ओपन डेफिकेशन या खुले में शौच करने की जो प्रथा है ये कई वर्षों से चली आ रही है। पहले ऐसा होता था कि हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम थी, तो हम खुले में शौच करने जाते थे और उसी सेम जगह पे हम बहुत दिनों या महीनों के बाद हम वहाँ पे जाते थे। तो तब तक आपके नेचर या पर्यावरण या प्रकृति को टाइम मिलता था कि उसको
डिकम्पोज करे, उसको प्रोसेस कर ले उस वेस्ट को। अभी पॉपुलेशन डेंसिटी धीरे धीरे गांव में भी काफ़ी बढ़ रही है, तो नेचर को भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से जो है खुले में शौच करना एक तरीके से आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनती जा रही है। दूसरी बात यह है कि जब आप खुले में शौच करते हैं या अगर आपका टॉयलेट का डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है, सीवेज की कंडीशन प्रॉपर नहीं है, तो बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, फ्लड आ गया या कोई और आपदा आ गई, तो उस समय क्या होता है कि ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं और फिर बहुत सारे दूसरे तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो जहाँ तक टॉयलेट्स बनाने की बात है तो डेफिनेटली सीवेज लाइन प्रॉपर होनी चाहिए। ये जो तकनीक है, जो मैंने अभी DRDO की तकनीक की बात कही, अगर आप इस तरीके की तकनीकें यूज़ करते हैं तो आपको सीवेज की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, आपको सेप्टिक टैंक की ज़रूरत नहीं है, आपको ड्रेनेज सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसके नीचे स्टोर कर सकते हैं और जो आपका आउटपुट आएगा वो पानी आएगा। पानी को आप सिंचाई के रूप में यूज़ कर सकते हैं, पानी को आप वापस फ्लशिंग में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ खुल जाती हैं। जी, अभी जो बात हो रही है वो ये भी है कि अगले वर्ष तक हमें स्कूल्स में विशेषकर देखा जाए तो गर्ल चाइल्ड की जब बात करते हैं तो लड़कियों के लिए शौचालय बनवाने की बात है कि वो टारगेट हमें अचीव करना है। आप वुमेन्स सैनिटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्या आप देख रहे हैं जब आप लोगों से मिलते हैं, इस विषय पे बात करते हैं और ये जो टारगेट है इसके बीच में लगता है कि क्या समस्याएं हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है? जब हम औरतों के बारे में बात करते हैं, वीमेन सैनिटेशन के बारे में बात करते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या ये निकल के आती है कि लोग खुल के बात नहीं करना चाहते हैं इस बारे में। लोग थोड़ा झिझकते हैं, लोग अपनी समस्याएं नहीं बताना चाहते हैं कि हाँ मुझे ये समस्या है या मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर आप गांव की या स्कूल्स की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर आप शहरों में भी जाएंगे तो शहरों में आपको पब्लिक स्पेस में बहुत ही कम ऐसी जगह दिखेगी जहाँ पे आप जाना चाहेंगे टॉयलेट यूज़ करने के लिए, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो मेंटेन नहीं होता है। हाइजीन एंड क्लीनलीनेस की जो प्रॉब्लम है गाँव में या स्कूल्स में जहाँ पे लड़कियाँ पढ़ती हैं, उनमें बहुत सारी लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं हैं। उनको दिन में वो बहुत ज़्यादा टाइम स्कूल में स्पेंड करती हैं, तो उनके पास कुछ फैसिलिटी है ही नहीं कि वो अगर ज़रूरत पड़े तो वो टॉयलेट में जाए। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे तकनीक्स बना पाएँ जिनको बहुत ही कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े, तो वो खुद ब खुद मेंटेन हो, खुद ब खुद वो क्लीन रहे, आपको वो बताएं कि हाँ मैं क्लीन हूँ, आओ आप मुझे यूज़ करो। बिल्कुल। तो ये जो नई तकनीक आती हैं, अब जैसे पीछे हमने देखा था एग्जीबिशन और कार्यशाला का आयोजन किया गया था मंत्रालय की तरफ से, ये जो कोशिशें हो रही हैं, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और उसके बाद आम जनमानस भी इसमें जुड़ रहा है, आपका सीधा उनसे संपर्क होता है तो आपको उनकी समस्याएं समझ में आती हैं, तो क्या लगता है कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में कितने मददगार हो रहे हैं? आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों को जुड़ना पड़ेगा, आम नागरिक को भी जुड़ना पड़ेगा, हम जैसे लोगों को भी जुड़ना पड़ेगा और सरकार को भी जुड़ना पड़ेगा। तो अभी अगर आप देखें तो हमारे पास एक बहुत बड़ा टारगेट है 2019 तक उसको पूरा करने का, बहुत ही महत्वपूर्ण टारगेट है। अगर हम उसको अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहली ज़रूरत यह है कि जिस तरीके से हम काम करते आ रहे हैं उस सोच को हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा। अगर मराठी में अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ पे एक कहावत है शौचालय मतलब सोच आलय, जहाँ पे हमें सोच आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो डेफिनेटली हमें अपने सोच और विचार और जिस नज़रिए से हम अभी देखते हैं, अभी अगर हम मल मूत्र की बात करते हैं तो उसको हम एज ए वेस्ट देखते हैं। ये हमारे लिए वेस्ट नहीं है, ये हमारे लिए रिसोर्स है, संसाधन है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो नई तकनीकों को इस्तेमाल करके जो पुराने तकनीक हैं उनमें कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये सरकार की भी एक थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि वो नई तकनीकें क्या हैं उपलब्ध भारत में, भारत के बाहर, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उससे काफ़ी सहयोग मिलेगा इस टारगेट को अचीव करने के लिए। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। जो वेस्ट है इसको समझते नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और चाहें तो इसको हम संसाधनों की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उत्तम जी, ये सवाल मन में आता है कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके बारे में बहुत बात होने लगी है, लेकिन हम कहते हैं कचरे से कमाई, इस बारे में अब तो प्रशासन की तरफ से भी ये टर्म बहुत इस्तेमाल में आ रही है। तो वो आम जनमानस जो देख रहा है उसको अगर हम समझाना चाहें कि ये कितना महत्वपूर्ण है तो क्या कहेंगे आप? हमने एक छोटा सा एक रिसर्च किया था और एक छोटी सी कुछ आंकड़े हमने जमा किए थे कि अगर हमारे गांव में, अगर हम 2500 का पॉपुलेशन का एक गांव लेते हैं और उसमें हम कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाते हैं और उन टॉयलेट्स में से जो भी वेस्ट निकलता है उसको हम प्रोसेस करते हैं, रिसाइकल करते हैं, और रिसाइकल करने के बाद उसमें से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि आप खाद बना सकते हैं उसमें से,
आप उसमें से बायोगैस बना सकते हैं, जिससे आप बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे आप अपने कुकिंग या खाना बना सकते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें करें तो 2500 के पॉपुलेशन से जो वेस्ट निकलता है उसमें आप इस पूरे प्रोसेस में आप तकरीबन 20 लोगों को रोज़गार दे सकते हैं और सालाना तो छोड़िए, मंथली आप तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए आप उसमें से कमाई कर सकते हैं। अच्छा, एक आंकड़ा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है इसमें। जी दर्शकों, आप सुन रहे हैं उत्तम जी कितना अच्छी तरह से बता रहे हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है, कचरे से कमाई जो है सिर्फ कहने भर के लिए नहीं है। अगर सही में इसको आप समझ लें तो आप कमाई भी कर सकते हैं, उसका निपटारा भी हो जाएगा और पर्यावरण की जो हम कोशिश कर रहे हैं स्वच्छ बनाने की, भारत को स्वच्छ बनाने की, वो भी अपने अंजाम तक पहुँच सकती है। उत्तम जी, ये एक बात मन में आती है, जब हम तकनीक की बात करते हैं तो आम व्यक्ति को उससे सरोकार तो हो सकता है लेकिन समझ नहीं हो सकती उसको लेकर। लेकिन अब चूंकि बहुत से मंच भी उपलब्ध हो रहे हैं, बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं, तो क्या लगता है कि टारगेट जो समय इसका रखा गया है हम अचीव कर लेंगे उसको? बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। सिर्फ यही है कि इसमें सिर्फ अगर हम सरकार को बोलें कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है सारी चीज़ें करने की, तो वो गलत होगी। ये हम आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है, जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। ये सिर्फ गाँव का प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल शहरों की भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से हम इसमें सहयोग दे सकते हैं। जैसे कि हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी ये करते हैं, तो वो कहीं पे भी हम फेंक देते हैं। पैकेट हमने कुछ लिया, कुछ खरीदा और उसको कहीं पे भी फेंक दिया, केला खाया, केले के छिलके को कहीं पे भी फेंक दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं। बिल्कुल, आदतों को चेंज करनी पड़ेगी, आदतों को बदलनी पड़ेगी हमें। जी, ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं और बार बार हम इसी बात को कहते हैं कि आदतें हमें बदलनी है, जो सोच बदलने के साथ ही आएंगी। लेकिन इसमें हम अगर देखें उत्तम जी, तो एक बात और मन में आती है कि ठीक है, हम आदतें बदलेंगे तभी बदलाव आएगा, इसमें कहने की बात नहीं है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि साफ़ सफाई की बात हो, स्वच्छता की बात हो, ओपन डेफिकेशन की तो हमने बात की कि वो एक समस्या है ही, और आम जनमानस को ये संदेश भी हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तो कुछ इसमें कर ही नहीं सकता हूँ, या मेरी वजह से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ये कहाँ तक गलत है? कितना अगर ये आप सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, इतने बड़े पॉपुलेशन में मैं क्या कंट्रीब्यूट करूँगा, ये चीज़ गलत है। हर एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हर एक आदमी चाहे तो सहयोग कर सकता है, और छोटे छोटे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जैसा हम जानते हैं। तो हर एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम ओपन डिफिकेशन को या खुले में शौच करने की प्रथा को रोकना चाहते हैं, तो हम अपने घरों में शौच बनाएं, न सिर्फ बनाएं, उसको यूज़ करें। सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर हमने बना दिया और फिर हम बाहर ही जा रहे हैं तो उससे कुछ बदलाव नहीं आएगा। बिल्कुल। शहरों को अगर साफ स्वच्छ रखना है तो हमें अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम कचरा इधर उधर ना फेंकें, खुले में शौच ना करें। जी, तो हर एक इंसान की जिम्मेदारी बनती है। जी। इस पूरी बातचीत में एक पक्ष और समझ में आता है पानी का। पानी उपलब्ध होगा तभी शौचालय की सफाई हो या अपनी सफाई हो। इनफैक्ट हैंड वॉशिंग की अगर बात करें तो हाथ धोने की बात बार बार की जा रही है। स्कूलों में बच्चों को सिखाने की बात हो रही है कि उनकी आदतों में आ जाएगा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, वो अपने घर वालों को भी सिखाएंगे। तो ये हम जब हैंड वॉशिंग की बात करते हैं तो ये पानी की समस्या जो है ये आड़े आती है। इसके लिए तकनीक के स्तर पे कुछ कोशिश हो रही है, कुछ शोध हो रहे हैं? इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये भी हमारी एक सोच है कि पानी की एक समस्या है, जबकि वो है नहीं। अच्छा। क्योंकि अगर आप अभी खुले में जाते हैं तो भी तो आप पानी का यूज़ कर रहे हैं। तो हम सिर्फ कह रहे हैं कि आप खुले में ना जाएं, एक बंद जगह पे जाएं जहाँ पे आप शौच करें या जहाँ पे आप साफ सफाई करें। तो दूसरी चीज़ ये है कि तकनीकी स्तरों पे भी बहुत सारे काम हो रहे हैं कि जिससे जो भी हमारे सैनिटेशन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें हम कितना कम से कम पानी यूज़ कर सकते हैं। तो पानी की बचत पे भी बहुत सारा ध्यान दिया जा रहा है। जी, चलते चलते आपसे उत्तम जी ये कहना चाहेंगे कि जो युवा लोग देख रहे हैं, जो इस दिशा में प्रयास करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं इस मिशन के साथ, क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि हमारे प्रधानमंत्री ये इस पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और इससे हमें भी बहुत सारा इंकरेजमेंट मिलता है, युवाओं को बहुत सारा इंकरेजमेंट मिलता है। ये अभी तक ऐसी चीज़ थी कि जिसके ऊपर लोग काम नहीं करना चाहते थे, जिसके बारे में लोग बातें नहीं करना चाह रहे थे, बट अब लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब हमारे पास मौका है कि हम कुछ करें और अपने भारत को स्वच्छ और निर्मल बनाएं। क्या बात है। तो उत्तम जी ने बहुत अच्छी बात की कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, आह्वान कर चुके हैं, तो सच बात है, हम सबको बस योगदान करना और समझ लेना है कि ये हम सबकी लड़ाई है जो आंदोलन बन चुकी है और इसे हमें अपने मिशन तक पहुंचाना है। और ये तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। उत्तम जी, आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी बातचीत आपने हमसे की, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। आधुनिक दौर में तकनीकों के बढ़ते प्रयोग ने एक ओर जहां जीवन को सुविधाजनक बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ
कुछ क्षेत्रों को नया स्वरूप देने में अहम भूमिका भी निभाई है। शौचालयों के क्षेत्र में एक इसी तरह का आविष्कार है जीरो डोल। इसे इस तरह बनाया गया है कि इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। यही कारण है कि इसे वाटरलेस यूरिनल के नाम से जाना जाने लगा है। किसी भी यूरिनल में इसे आसानी से फिट किया जा सकता है। आसानी से और कम कीमत पर उपलब्ध होने के कारण इसे इस्तेमाल करना सहज है। जीरो डोल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें पानी का उपयोग नहीं होता है। जल स्रोतों में आ रही निरंतर कमी और हर स्थान पर जल की उपलब्धता नहीं होने के कारण इसकी महत्वता और बढ़ गई है। जीरो डोल जैसे तकनीक का आविष्कार स्वच्छता की दिशा में चलाए जा रहे कार्यक्रमों को एक नई दिशा देने की पहल है। सच में देखना बहुत अच्छा लगता है कि तकनीक के स्तर पे बहुत सी कोशिशें हो रही हैं, नए नए शोध किए जा रहे हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं ये आपको सोचना है। फिलहाल तो हम इतना कहेंगे कि आप ये कर सकते हैं कि कार्यक्रम के विषय में आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई परामर्श देना चाहते हैं, कोई प्रतिक्रिया आपकी है, कार्यक्रम में कुछ बदलाव चाहते हैं तो स्वागत है। नोट कीजिए हमारा पता जहाँ पर आप हमें पत्र भेज सकते हैं। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। अगर आप ईमेल के माध्यम से हमसे कोई बात करना चाहते हैं तो उसके लिए नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी sp@ddkdelhi.org.in। तो इसी के साथ आज के अंक में आपसे लेते हैं अनुमति और यही आशा करते हैं कि स्वच्छ भारत का ये जो लक्ष्य है, ये जो मिशन है, ये जरूर साकार होगा। होगी आपसे फिर भेंट। नमस्कार।